नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। हमारे स्टूडियो में आज हैं हमारे एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है एम गाजी, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं, शाइनिंग इंडिया फाउंडेशन। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गाजी साहब आपका हमारे स्टूडियो में आवाज़ द वॉइस में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो आप एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं, इसकी प्रेरणा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसके रजिस्ट्रेशन से पहले की बात है। जब हम हम रहने वाले हैं बिहार किशनगंज के, तो वहाँ से जब हम हायर एजुकेशन के लिए हम दिल्ली आए, तो हमारा जो इलाका है किशनगंज, वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों तरीक़े से बहुत ही कमज़ोर इलाका है। तो जब हम दिल्ली आए तो यहाँ की होटलों में हमने देखा, जब कभी वहाँ गए तो 10 साल 11 साल के जो बच्चे हैं वो सब हमारे इलाके के मिले मुझे, चाइल्ड लेबर। और हमें बड़ा अफसोस होता था। जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ का रहने वाला था और ये 10 साल 11 साल के बच्चे जिनको पढ़ने लिखने का जो टाइम होता है, इस उम्र में खेलने कूदने का ये उम्र है, और इस उम्र में हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ आकर के बर्तन धोते हुए मुझे मिले। तो उस वक्त मैं जामिया में था, तो हमने ये कोशिश करी कि हम कर क्या सकते हैं इनके लिए। तो हमने वहाँ से एक शुरुआत ये की कि उन बच्चों को मॉर्निंग में और इवनिंग में हमने होटलों से काम के बाद जो उनका वक्त मिलता था, उसमें हमने कोशिश ये की कि इन बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ एजुकेशन दिया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि तुम इसके अलावा भी कोई अच्छा काम कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि मान लें कि आप होटल में काम कर रहे हैं, तो 25 साल की एज हो गई तो आपको कोई काम नहीं आता, कोई हुनर नहीं आता, होटल वाले ने आपको निकाल दिया तो फिर आप वहीं के वहीं रह गए। तो हमने जब ये कोशिश शुरू की तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे उस वक्त होटल लाइन से निकल कर कुछ सीखा उन्होंने, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो अपने कदमों में खड़े हैं। और कुछ बच्चों को मैंने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा सारा इंतज़ाम करते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप हमें तो पढ़ा देंगे, लेकिन हमारे ही पैसे से हमारा घर चलता है। जो 4,000-5,000 का महीना हम भेजते हैं, उसी पैसे से हमारा घर चलता है, तो उसको कौन देगा? तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक हो सका बहुत सारे बच्चों को हमने होटल से निकाल कर काम सिखवाया और आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं। उसके बाद काफ़ी 2017 में आकर के हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया। तो गाजी साहब, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एनजीओ है शाइनिंग इंडिया फाउंडेशन, ये किस तरह का काम? अभी तो आपने एजुकेशन का काम बताया, लेकिन जब हमने देखे आपके फ़ोटोग्राफ्स, आप इसमें और ज़्यादा काम करते हैं, स्लम एरियाज़ में काम करते हैं, डिज़ास्टर पे आपने बहुत काम किया है, कोविड में आपने बहुत काम किया है। जी, तो ये क्या कह रहे हैं कि डिज़ास्टर पे असल में उसका भी एक रीज़न यही है कि हम जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो पूरा एरिया नदियों से घिरा हुआ एरिया है। किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, ये पूरा इलाका नदियों से घिरा हुआ है। तो हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ में जो कमज़ोर लोग हैं, जिनका नदियों के किनारे घर होता है, वो सब बह के ख़त्म हो जाता है। तो हमने वहाँ शुरू की। हर साल हमारी पूरी टीम वहाँ अच्छे पैमाने पर वहाँ काम कर रही है। उसके बाद कोविड का वक्त आ गया, जहाँ अच्छे लोग कोविड में, मैं दिल्ली में था, तो कोविड में भी हमने बड़े पैमाने पर काम किया। और उसके अलावा सलम एरिया में हमारा 4 भी स्कूल चल रहा है जी। सलम एरिया में 4 स्कूल चल रहा है। उन बच्चों को हम बेसिक एजुकेशन देते हैं, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि सिर्फ कुछ देकर, चावल अनाज देकर हम उनका मुस्तकबिल संवार नहीं सकते हैं, और कब तक कोई दे सकता है। अगर यकीनन हमें आने वाली नस्लों को सुधारना है, उनके मुस्तकबिल को बेहतर करना है, तो हमें उन्हें तालीम से जोड़ना पड़ेगा। तो सलम एरिया में हम तालीम पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि 2 साल से अभी हमारा वो स्कूल चल रहा है। 2 साल में 250 बच्चों को हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया। जो बच्चे कहीं नहीं जा रहे थे, हमने उनके पेरेंट्स से बात की और उन्हें मोटिवेट किया। आज वो बच्चे और बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि एक अचीवमेंट है। ये पहल आपने बहुत अच्छी की जी। तो आपने जो एरिया बताया किशनगंज, आप शायद रिसेंटली अभी वहाँ पर बाढ़ आई। बाढ़ हर साल आती है और पिछले 4-5 साल से एक्टिवली हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ का बाढ़ हो गया। असम में हमने काम किया, अभी पिछले मरतबा असम में बाढ़ आई हुई थी, तो असम में जाकर के हमारी टीम ने काम किया। तो ये सारी चीज़ें इंसानियत
जाहिर सी बात है, इंसानियत, हम इंसान हैं तो इंसानियत के काम आना चाहिए। तो देखिए, इस तरह की जब कहते हैं डिज़ास्टर होते हैं हर जगह पे, क्योंकि नेचर को रोका नहीं जा सकता है, तो आप कैसे प्लान करते हैं? उस वक्त तो कोई आगे बढ़कर हाथ नहीं बढ़ाता है, तो आपका एनजीओ कैसे काम करता है? कैसे आप, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम है और उसमें सोचने के लिए भी वक्त नहीं होता है। और ख़ास करके मैं जानूंगी कि आप खुद एक यूथ हैं, यूथ होकर क्या और यूथ्स को आप जोड़ते हैं इस नेक काम के लिए, इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए, इतने अच्छे अच्छे काम आप कर रहे हैं, तो कैसे आपने वो डिज़ास्टर जो हुए तो उसमें काम किया? डिज़ास्टर आने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है उनका रहने का इंतज़ाम और उनका खाने का इंतज़ाम, इमीडिएट ये फौरी इंतज़ाम करना होता है उनके लिए। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम उनका खाने का इंतज़ाम और रहने का इंतज़ाम किया जाए। तो वहाँ लोकल लोगों से, हर जगह टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ लोकल लोगों से बात करते हैं। कोई स्कूल मिल जाता है, कोई मदरसा मिल जाता है, कोई मंदिर मिल जाता है या कोई मस्जिद मिल जाती है, तो हम वहाँ उनके ठहरने का इंतज़ाम करवाते हैं। उसके बाद उनके खाने पीने का इंतज़ाम करवाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बाढ़ में बह के तो नहीं जाता उनका घर वर, लेकिन पानी वानी आ जाता है जिसकी वजह से उनके खाने पीने के सारे चीज़ बर्बाद हो जाते हैं। तो उन तक कच्चा राशन कैसे पहुँचे, हर फैमिली को कैसे पहुँचे, वो काम हम लोग करते हैं कि जैसे ही फ्लड कम हुआ, पानी वानी निकल गया, तो हमारी टीम जा कर के वहाँ तक जो भी राशन की जो भी चीज़ें हैं, जहाँ तक पॉसिबल होता है हम लोग को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे यूथ्स हैं आपके साथ? हाँ, सारे यूथ्स हैं, जो काम करने वाले हैं वो सारे यूथ्स हैं जी। हाँ जी, जो हमें हेल्प करते हैं। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? हमारे साथ 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं। पूरी टीम जी, है पूरी आपकी? टीम है, पूरी टीम है। जी। तो आपने जैसे बताया था कि हर साल बाढ़ आती है, ये जो मजदूर लोग हैं, जी। इस तरह के लोग इसको फेस करते हैं, फिर ये कच्चे मकान बनाते होंगे? फिर ये कच्चे मकान बनाते हैं, 5-6 महीना फिर रहते हैं, फिर बाढ़ आती है, फिर बह के चले जाते हैं। तो ये हर साल का इशू है। जी। तो देखिए, इस्लाम में तो समाज सेवा करना कितना अहम है, कितनी अहमियत है? जाहिर सी बात है कि चाहे इस्लाम ही नहीं, जो भी मज़ाहिब हैं, दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इबादत ही नहीं है। इंसानियत के साथ खड़ा होना भी, ये भी एक इबादत है। कह रहे कि क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस इज़ नॉट ओनली फॉर इबादत और नमाज रोज़ा, उसके अलावा भी जो सारी चीज़ें हैं कि लोगों की मुसीबत में खड़ा होना, उनके काम आना, ये भी एक इबादत है। और अगर हम नमाज रोज़ा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो वो इबादत हमारा किसी काम का नहीं। जैसे कहीं बाढ़ आई है, कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक्स हैं, बिल्कुल इस तरह का। तो हमें खड़ा होना चाहिए, इंसानियत के काम आना चाहिए, और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट जो कुछ भी है, इससे हट करके हमें लोगों के काम आना चाहिए। बिल्कुल इंसानियत के लिए खड़ा होना चाहिए। तो गाजी साहब, अब तो आपसे जानूंगी, देखिए ये समाज सेवा जो है आपका एनजीओ कर रहा है, शाइनिंग इंडिया फाउंडेशन, इसके लिए अहम, बहुत ज़रूरी है चैरिटी, वो कैसे आप करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। आपको भी ताज्जुब होगा कि जब से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कोविड के टाइम में शायद ही एक दो वो जो हमारे फ्रेंड सर्कल में 1-2 लोग थे, उन्होंने हेल्प की, और वो भी हेल्प इस टाइप में कि वो सामान ख़रीद करके जो चीज़ें हैं वो दे दे। हमने कैश उस वक्त भी नहीं लिए, पैसे हम अभी तक ज़रूरत ही नहीं थी कैश क्या? तो लोग सामान जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो ख़रीद करके हम तक पहुंचवाते थे, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम थी। गवर्नमेंट ने हमें वो जो एक आईडी होती है वो प्रोवाइड की थी, जो हम पूरे दिल्ली में घूम करके लोगों तक सामान पहुंचा सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थी। तो लोग जो देख रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये यंग लोगों की टीम है, तो वो अगर कोई अप्रोच हमसे करते तो हम बोलते थे अगर आप पैसा मत भेजिए, सामान भिजवा दीजिए, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। जो है जी, प्रायोरिटी। और आज भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये पब्लिक डोनेशन से नहीं चल रही है। हमने आज तक कोई डोनेशन नहीं लिए। हमारे वाइस चेयरमैन हैं अफजल भाई, ठीक है, सारा कुछ वो मैनेज कर रहे हैं, उनकी फैमिली मैनेज कर रही है। हमने मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि हमने एक पैसा डोनेशन किसी से नहीं लिए ना। ये हमारे अफजल भाई हैं, उनकी फैमिली है, वही इसको चला रहे हैं, वही मदद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उनका ये है कि कम से कम जो गरीब बच्चे हैं उनको तालीम से कैसे जोड़ा जाए। और वो क्योंकि बिजनेसमैन हैं, वो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो हम ही को आगे बढ़ा करके हमारे इस पे हो रहा है, लेकिन सारा कुछ उनका है।
आप खुद यहाँ पढ़ने के लिए आए हाँ, थे? जब मैं जामिया पढ़ने के लिए आया था और यहाँ जब मैंने देखा कि भी ये हालत है, तो वहाँ से हमने शुरुआत करी कि भी होटलों के से बच्चों को लाना, फिर उनको सुबह शाम पढ़ाना। हमारे उस वक्त भी टीम थी हमारे यंग 2-3 लोगों की, तो सुबह शाम पढ़ाते थे। फिर उससे ज़्यादा कोशिश हम इस बात की करते थे कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि इसके अलावा भी एक ज़िंदगी है जो और बेहतर तरीके से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी हमें इजाज़त दे तो मैं एक इंसिडेंट बताऊं रिसेंटली। ज़रूर एक्सपीरियंसेस हमें। वो हमारे इलाके ही के थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उनकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गई अभी। उन्होंने मुझे आकर कहा कि भाई मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है और मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला आ गया। मैंने पूछा क्या हो गया भाई? कहा कि मैं एक होटल में काम कर रहा था पिछले 26 साल से। मेरी बेटी की शादी थी। मैंने उनसे कहा कि 10,000 रुपये मुझे एडवांस दे दीजिए ताकि मैं घर चला जाऊँ। तो ये पैसे दिए नहीं और ये चले गए। तो उन्होंने इनको काम से निकाल दिया। तो अब तक वो दर बदर भटक रहे थे। जिस जगह पे 26 साल काम किया उस मालिक ने 10,000 रुपये तक नहीं दी उनको एक्स्ट्रा, मतलब सैलरी के अलावा। तो आज उनको निकाल दिया। तो निकालने की वजह से आज फिर वो दर बदर भटक उम्र होती है। तो मैंने उनसे कहा कि यही चीज़ अगर आप सीख लिए होते, अगर होटल ही में काम करना होता है तो आप होटल खोल लेते, मालिक बन जाते, कारीगर ढाबा ही खोल लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि 10 साल की उम्र में आकर के आपने बर्तन धोना सीखा, 26 साल 50 साल 40 साल 50 साल हो गए, फिर आप बर्तन ही धोने, उसके अलावा आपको कुछ आता नहीं। आज आपको किसी ने निकाल दिया तो फिर आप वही उसी जगह पे हो। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इलाका है, आपको मैं विज़िट कराऊंगा कभी, हमारा जो इलाका है बहुत एजुकेशनली बहुत ही बैकवर्ड इलाका है जी। हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, देखिए कहाँ तक कामयाब होते हैं। देखिए एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी पहल की है आप यूथ्स ने। मैं चाहूँगी कि आप अभी इस वक्त यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह का इंसानियत का काम करने के लिए, एजुकेशन को बांटने के लिए? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो हम कहते हैं ना कि सोशल वर्क कर रहे हैं, ये सोशल वर्क नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ये जिम्मेदारी है। अगर समाज ने हमें कुछ दिया है, अगर हम कुछ करने के लायक हैं तो हमें बेहतर समाज बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। यूथ्स को, बिल्कुल यूथ्स को आगे आना होगा और यूथ्स ही चेंजेस ला सकते हैं। और यूथ्स आ जाएं और एक टारगेट बनाए कि 15 साल 20 साल के अंदर हम सोसाइटी को कहाँ देखना चाहते हैं और उस टारगेट में फोकस्ड होकर काम करें, तो मुझे उम्मीद है कि समाज बदलेगा। आज भी आप ये देखें ना कि मोर देन 50% पॉपुलेशन पुअर है हमारी जी। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री अनाज दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ हम खड़े हैं। तो हमें बेहतर समाज बनाने के लिए हमें तालीम पर काम करना होगा। और जो यूथ्स हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत वक्त निकाल करके अपने समाज को जिस एरिया में है उस एरिया को डेवलप करने की कोशिश करें। तो शाइनिंग इंडिया आपने बहुत अच्छा नाम दिया है, शाइनिंग इंडिया फाउंडेशन में बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।